जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से रीट भर्ती परीक्षा का बाजार जो है वो बहुत गर्म है, बहुत चर्चाओं में है। बड़े दिनों के इंतजार के बाद में रीट भर्ती पात्रता परीक्षा है, उसके बारे में हमें जानकारी मिली है। बहुत से विद्यार्थी हैं, वो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। अब हमें ये इंतजार पूरा होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि जनवरी माह में इस पात्रता परीक्षा की संभावित तिथि है, लगभग जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में। दोस्तों, इसके लिए हमें बड़ी जी जान से लगातार अपनी स्टडी है उसको जारी रखना पड़ेगा। रीट भर्ती पात्रता परीक्षा है, ये पात्रता परीक्षा है, इसी को ध्यान में नहीं रखना है। केवल पात्रता परीक्षा ही नहीं समझना है, क्योंकि पात्रता परीक्षा होने के साथ साथ में मुख्य जो परीक्षा है उसका भी ये अभिन्न अंग है। हालांकि थोड़ा सा सिलेबस चेंज रहता है, वो मेन जो परीक्षा होती है उसके लिए हम बाद में देखेंगे। अभी हम रीट पात्रता परीक्षा जो है उसी को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे। तो हमारे जो YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल के माध्यम से आपको हिंदी, संस्कृत और SST या जनरल साइंस है, उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। आइए दोस्तों, बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं इस क्लास में हिंदी व्याकरण की। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के कौन कौन से पार्ट होते हैं, और हमारे जो सिलेबस में व्याकरण के कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया है, उन सब की हम डिटेल चर्चा करेंगे और कंटिन्यू उन टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को ही ध्यान में रखते हुए जितने भी टॉपिक हैं उन सबको पूरा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं व्याकरण की। व्याकरण क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम
अपने मुख्य टॉपिक पर आएंगे। एक पिता ने अपने पुत्र की पढ़ने के प्रति इच्छा है, उसको उसकी जो इच्छा में जो कमी आ रही थी, उस कमी को देखते हुए पिता ने अपने पुत्र से कहा कि यद्यपि बहुना दिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, यद्यपि बहुना दिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। क्यों? क्योंकि सौजन्य सौनजमा भूतम, सौजन्य सौनजमा भूतम सकलम सकलम सकृच्छकृतम। अपने संस्कृत का श्लोक है, थोड़ी सी इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं यहां पर। उसने अपने पुत्र से कहा यद्यपि यद्यपि बहुना दिशे, यद्यपि बहुना दिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, पठपुत्र व्याकरणम व्याकरणम सौजन्य सौजन्य सौनज मा भूतम शकलम सकलम सकृच्छकृतम। पिता ने अपने पुत्र से कहा यद्यपि बहुना दिशे, कि अरे बेटा बहुत ज्यादा नहीं पढ़े, यद्यपि बहुना दिशे बहुत अधिक नहीं पढ़े, तथापि तब भी पठपुत्र व्याकरणम, तो कम से कम तेरे को व्याकरण जरूर पढ़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सौजन्य सौनजमा भूतम, सौजन्य, सौजन्य का अर्थ होता है अपने सगे, यानी अपने जो सगे संबंधी होते हैं उसके लिए सौजन का प्रयोग करते हैं। सौजन्य सौनज है, ताकि तू अपनों को, अपने जो सगे संबंधी हैं उनको श्वान, यानी सौनज का अर्थ होता है कुत्ता, तू अपनों को कुत्ता नहीं कहे। यानी यहां पर वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सौजन्य है उसको सौनज नहीं कहे। दोस्तों, हमें ये सारी चीजें जो हैं वो व्याकरण से ही मिलती हैं, व्याकरण से ही हमें ये चीजें सीखने को मिलती हैं। सौजन्य यानी अपने सगे जो होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, और सौनज यानी कुत्ता, यानी अपने जो हैं उनको तू कुत्ता नहीं कहे। इसलिए तेरे को क्या पढ़ना चाहिए? व्याकरण पढ़ लेना चाहिए, व्याकरण तुझे पढ़नी चाहिए। मां भूतम यानी सौजन है, अपने जो है उनको कुत्ता नहीं कहना पड़े, और शकलम सकलम सकृच्छकृतम, यानी शकलम और शकलम दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन देखो दोनों में अंतर, ये सलेट वाला और ये सलजम वाला। इस सकलम का अर्थ होता है पूर्ण, यानी पूरा 100%, और इस सकलम का अर्थ होता है कूड़ा करकट, कूड़ा करकट। दोस्तों, यहां पर पिता है वो अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि तू ज्यादा नहीं पढ़ पाए, यानी तेरी पढ़ाई में जो रुचि है वो बहुत कम लग रही है, तो तू कम से कम, अधिक नहीं पढ़ पाए तब भी तेरे को व्याकरण जरूर पढ़ लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनों को तू कुत्ता नहीं कहे, क्योंकि जो
व्याकरण नहीं पढ़ेगा, शुद्ध रूप से बोल नहीं पाएगा, शुद्ध रूप से लिख नहीं पाएगा, जब उसको सौजन के लिए कहा जाएगा तो वो सौजन को शौनज भी बोल सकता है। अक्सर ऐसी गलती होती है, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है तब तक। तो सौजन यानी सगे हैं, उनको कुत्ता नहीं कहे, सकलम यानी संपूर्ण जो होता है उसको कूड़ा करकट नहीं कहे। इसलिए तुझे व्याकरण पढ़ लेनी चाहिए। दोस्तों, इस श्लोक से हमें क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि व्याकरण जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे जो आधार मूल चीज है वो होती है व्याकरण। उस व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो हमारे सामने बात आती है व्याकरण की, यानी व्याकरण क्या होता है, व्याकरण क्या है। इसको थोड़ा सा समझना है। अभी मैं मूल टॉपिक तक नहीं पहुंचा हूं। व्याकरण क्या होती है, यानी अभी आपने देखा श्लोक के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया था। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और शुद्ध रूप से लिखना सीखते हैं। यानी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, साथ साथ में बात करेंगे हम भाषा की। अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, कभी कभी यहां से प्रश्न पूछा जाता है। भाषा यानी भाषा क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निकला है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, बोलना, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है बोलना। मित्रों, यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि भाषा शब्द है वो किससे निकला है और इसका अर्थ क्या होता है। इसको हमने अच्छे से समझ लिया। भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा, यानी भाषा है वो किसे कहेंगे। भाषा वह माध्यम होता है या साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को हम ग्रहण करते हैं। ओके मित्रों, यानी भाषा एक साधन होता है जिसके द्वारा हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं, समझते हैं और दूसरों के सामने हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम वापस व्याकरण पे चर्चा करते हैं। यदि हम बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं। व्याकरण के अंग,
मुख्य तौर पर व्याकरण को पढ़ने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है, यानी 3 भागों में इसको डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। नंबर 1 पे वर्ण विचार, वर्ण विचार। नंबर 2 शब्द विचार, शब्द विचार। और उसके बाद में नंबर 3 वाक्य विचार, वाक्य विचार। यानी जो भी व्याकरण होती है, चाहे वो किसी भी भाषा की व्याकरण हो, हिंदी की हो, संस्कृत की हो, अंग्रेजी की हो, उन सबको हम 3 पार्ट्स में, 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के बारे में जानते हैं, यानी वर्ण क्या होता है, वर्णों को कौन कौन से भागों में बांटा जाता है, वर्ण विच्छेद क्या होते हैं, वर्ण संयोजन क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा की जाती है। इसके बाद में शब्द विचार, शब्द क्या होता है, शब्द के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में। और वाक्य विचार, यानी भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होता है, उस वाक्य में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। आज हम इसका पहला टॉपिक लेकर के चलेंगे, वर्ण विचार। दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। वर्ण विचार यानी किसी भी भाषा के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, मुख्य तौर पे वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है, इन सब की चर्चा होती है। तो हिंदी के अंदर हम बात करेंगे वर्णों की, यानी वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण यानी वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, जिसे हम टुकड़ों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। यानी भाषा की, देखो यहां से मैं लिख देता हूं, वर्ण भाषा की वह सूक्ष्मतम, वह सूक्ष्मतम इकाई है। वर्ण भाषा की वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसे टुकड़ों में विभक्त नहीं कर सकते। यानी वर्ण जो है वो भाषा का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकें। वर्णों के बाद में, यानी वर्ण की परिभाषा होगी। इसके बाद में हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला, माला बहुत देखी होंगी आपने, जैसे फूलों की माला, मोतियों की माला, कई प्रकार की मालाएं देखी होंगी, सुनी होंगी।
जिस प्रकार से हम फूलों की माला की बात करें तो उसमें अनेक प्रकार के फूल होते हैं, उनको एक व्यवस्थित क्रम में जमाया जाता है, उनको एक व्यवस्थित क्रम में जमाया जाता है। उस व्यवस्थित क्रम को हम माला कहते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे वर्णमाला, यानी वर्णों का व्यवस्थित जो क्रम होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला क्या होती है? यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंदर मुख्य तौर पर 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतया 52 वर्ण होते हैं। कभी कभी यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? मित्रों, ये थोड़ा विवादास्पद बिंदु है। यहाँ पे वर्णों की संख्या 44, 46, 48, 50, 52 और इसके बाद में भी 60, 62 यानी 62 और 63 तक मानी जाती है। 62 या 63 तक मानी जाती है। जब हम स्वर और व्यंजन, केवल स्वर और व्यंजनों की बात करें तो 44 हो गए। इसके बाद में 2 अयोग वर्ण होते हैं, उनको भी शामिल कर लें तो 46 हो गए। 2 उक्षिप्त वर्ण होते हैं, उनको और शामिल कर लें तो 48 हो गए। और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं, उनको और शामिल कर ले तो 52 वर्ण होते हैं। मुख्य तौर पर प्रश्न आ जाए यहां से तो ऑप्शन के आधार पे आपको 44, 46, 48, 50, 52 इनमें से करना है, लेकिन वरीयता 52 को देनी है। यानी जब आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाए 44, 48, 50 या 52, तो आपको 52 को ही सही मानना है। तो संस्कृत जो हिंदी जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण में 62 से 63 तक वर्ण माने जाते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में मुख्य तौर पर 52 वर्ण ही माने जाते हैं। मुख्य तौर पर 52 वर्ण ही माने जाते हैं। तो आइए अब हम चलेंगे वर्णों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार, यानी ये जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों को हम कितने भागों में, वर्णों के प्रकार, ये जो वर्ण है इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। मुख्य तौर पर हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं उन सब वर्णों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। नंबर 2 पे व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण।
और नंबर 3 अयोगवाह्य वर्ण, अयोगवाह्य वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह्य वर्ण। यहां से भी प्रश्न बनता है कि हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वर कितने होते हैं, उसके भाग कौन कौन से होते हैं। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से व्यंजन वर्ण, टोटल संख्या और उन्हें कौन कौन से भागों में बांटा गया है, उन भागों में से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। उष्म व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। इन सब की हम डिटेल चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण स्वर वर्ण किसे कहते हैं, यानी वर्णमाला के अंदर हमें कुछ वर्ण ऐसे मिलेंगे जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और कुछ वर्ण ऐसे होंगे जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। तो जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं, और जो जिनके लिए हमें दूसरे वर्णों की मदद लेनी पड़ती हो उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण यानी वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते या लिखते समय हमें दूसरे वर्णों की मदद नहीं लेनी पड़ती हो। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या जिनको लिखते समय हमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती हो उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंदर 11 स्वर होते हैं। यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। तो आपको याद रखना है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, एव, आ, ई के दो रूप होते हैं, ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ए, आई, ओ और आऊ। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा स्वर वर्ण है या निम्न में से कौन सा स्वर वर्ण नहीं है। एग्जाम्पल दे देगा ए, आ, ई और साथ में कोई भी एक व्यंजन वर्ण दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्ण कौन सा स्वर वर्ण नहीं है, कौन सा स्वर वर्ण नहीं है। तो आपको बताना होगा। ये अच्छी प्रकार से आप समझ लेना, इनको याद रख लेना। हिंदी भाषा के अंदर 11 स्वर होते हैं, ए, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और आऊ। इस प्रकार से टोटल संख्या होगी इनकी 11 है। ठीक है, ये हमें याद रहेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि कौन सा स्वर है और कौन सा स्वर नहीं है। अब ये जो स्वर हैं 11 स्वर, इन 11 स्वरों को भी हम 3 भागों में बांट लेते हैं। इनको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं।
जिनमें नंबर 1 पे है ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण। उसके बाद में 2 नंबर पे दीर्घ स्वर वर्ण और 3 नंबर पे प्लुत स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण हिंदी में इनकी संख्या 4 होती है, हिंदी में इनकी संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय केवल एक मात्रा का समय लगता है, केवल एक मात्रा का समय लगता है। इस वजह से इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक। इसको अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार एग्जामिनर ह्रस्व स्वर ने दे करके एक मात्रिक स्वर पूछ लेता है कि एक मात्रिक स्वर हैं उनकी संख्या कितनी होती है। आपको ध्यान रखना है कि एक मात्रिक बोले या ह्रस्व स्वर बोले एक ही बात है। जब भी पूछा जाए इनके बारे में तो इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? ए, छोटा ई, छोटा ऊ और ए, ई, ऊ और ऋषि। ये ह्रस्व स्वर वर्ण होते हैं। ये जो ह्रस्व स्वर वर्ण होते हैं इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इनको हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, इनको लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना है, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर, चारों में से कोई भी नाम आता है इसका मतलब होता है ह्रस्व स्वर। एक ही बात है। इन सब की संख्या पूछी जाए तो आपको बताना है संख्या 4। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान होने चाहिए। ए, ई, ऊ और ऋषि। ठीक है मित्रों, यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने चर्चा की ह्रस्व स्वर वर्ण या फिर मूल स्वर या फिर इसे लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं और एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। संख्या इनकी 4 होती है और कौन कौन से होते हैं ये सब हमने पढ़ा है। अब हम स्वर वर्णों का जो दूसरा प्रकार होता है यानी दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण वे स्वर वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय अपेक्षाकृत दुगुना समय लगता हो, अपेक्षाकृत दुगुना समय लगता हो। कितना समय लगता है? दुगुना। अब यहां पर मैंने एक वर्ड बोला है अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत का अर्थ हो गया, यानी इससे पहले हमने चर्चा की है लघु स्वर के बारे में, ह्रस्व स्वर के बारे में, उसी से तुलना की गई है। यानी ह्रस्व स्वर की तुलना में जिसमें दुगुना समय लगता हो, जिनको बोलते समय दुगुना समय लगता हो, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं।
मित्रों ये जो दीर्घ स्वर होता है इसको गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं, गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। चूंकि इनको बोलते समय अपेक्षाकृत दुगुना समय लगता है, यानी हर्ष स्वर में एक मात्रा का समय लगा तो दीर्घ स्वर में कितनी मात्राओं का समय लगेगा? 2 मात्राओं का। तो इसको द्विमात्रिक स्वर वर्ण भी कह सकते हैं। ध्यान रहेगा, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और द्विमात्रिक स्वर तीनों एक ही बात है। अब जो ये दीर्घ स्वर वर्ण होते हैं इनकी संख्या की बात की जाए तो हिंदी के अंदर इनकी संख्या होती है 7। इनकी संख्या होती है 7। कौन कौन से होते हैं आइए यहां पे हम देखते हैं। ई में से एक ले लिए थे, अब बड़ी ई बच गई, ये दीर्घ स्वर में शामिल होगी। बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और आऊ। 1 2 3 4 5 6 7 दीर्घ स्वर वर्ण टोटल कितने होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और आऊ। ठीक है दोस्तों, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने पढ़े ह्रस्व स्वर वर्ण, उसके बाद में दीर्घ स्वर वर्ण। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार, स्वर वर्णों का तीसरा प्रकार, जिसे प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। प्लुत स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर हमने देखे अभी, ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो होते हैं 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? अभी हमने देखा 7। यदि इनकी टोटल संख्या की बात की जाए तो दोनों को मिलाकर संख्या होगी 11। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि हिंदी के अंदर 11 स्वर होते हैं। अभी 2 प्रकार थे, उनके अंदर ये 11 स्वर हो गए। एक और प्रकार बचा हुआ है प्लुत स्वर। तो यदि हमें संख्या की बात की जाए कि प्लुत स्वर कितने होते हैं, चूंकि जो 11 स्वर होते हैं वो तो हमने पढ़ लिए, इसका मतलब इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती है, केवल सांकेतिक तौर पर इनको हम शामिल करते हैं। जब भी प्रश्न बनेगा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है 3 प्रकार, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। संख्या पूछी जाए तो ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या होगी 4, दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या होगी 7, टोटल हो गए 11। अब प्लुत स्वर वर्ण है उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। इसका मतलब यहां से कभी भी संख्या के बारे में प्रश्न नहीं बनेगा। प्लुत स्वर वे स्वर वर्ण होते हैं, वे स्वर वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय अपेक्षाकृत 3 गुना यानी तिगुना, जिनका उच्चारण करते समय तिगुना समय लगता है। अर्थात ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय, उनको एकमात्रिक स्वर कहे। दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगा तो द्विमात्रिक, और प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगा तो इसको हम कहेंगे त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर। ये जो प्लुत स्वर है इसका प्रयोग
हमें संस्कृत के जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं उनमें अक्सर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हिंदी के अंदर भी कहीं कहीं पर इनका प्रयोग होता है। जैसे जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं या पुकारते हैं तो हम प्लुस स्वर वर्णों का प्रयोग करते हैं। जैसे हे, ओ, अरे, अरे, इस प्रकार से यानी इसका जब भी हम उच्चारण करेंगे तो 3 गुना समय लेकर के करेंगे। सीधा इसको हे नहीं पढ़ेंगे। हे, ओ, अरे, इस प्रकार से संस्कृत के जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं उनके अंदर भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इसको सांकेतिक तौर पे 3 के जो संकेत होता है, 3 का जो चिन्ह होता है उसकी तरह दर्शाया जाता है। जैसे ओम, बहुत लंबा करके यानी ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय, दीर्घ स्वर से 1.5 गुना समय यानी 2 की बजाय 3 मात्राओं का समय इसमें लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम दोबारा से इस पे चर्चा करते हैं। जहां से प्रश्न बनते हैं उस पे हम एक बार चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न बन सकता है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है वर्ण, यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इसकी बात करें यानी लिखित भाषा और मौखिक भाषा, लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की भाषाओं में ये जो मौखिक भाषा है उसमें हम इसको ध्वनि के नाम से जानते हैं, यानी सबसे छोटी ध्वनि। ठीक है, और इसमें हम इसे वर्ण के नाम से जानते हैं, यानी सबसे सूक्ष्म ध्वनि होती है उसे भी वर्ण कहते हैं, और सबसे छोटा जो पार्ट होता है जिसे टुकड़ों में विभक्त नहीं कर सकते हैं उसे भी हम वर्ण कहते हैं। इसकी चर्चा हमने कर ली। अब हम और कहां कहां से प्रश्न बनते हैं उनको हम देखेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार। कौन कौन से? अभी हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर वर्ण, जिन्हें हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, और एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, हमने चर्चा कर ली। तो प्रश्न यहां से बन सकता है, कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, जैसे ई, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। इन निम्न में से यानी इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर वर्ण नहीं है।
आप अच्छी तरह से जान चुके हो ई ह्रस्व स्वर वर्ण होता है, छोटा ऊ है ये भी ह्रस्व में, और ऋषि ये भी ह्रस्व में शामिल होता है, जबकि बड़ा ऊ है ये दीर्घ स्वर में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से दीर्घ स्वर से भी प्रश्न बन सकता है। 3 एग्जाम्पल दे देगा दीर्घ स्वर के और 1 एग्जाम्पल दे देगा ह्रस्व स्वर से या फिर व्यंजन वर्ण से। तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है, छांट लेना है कि ये जो 3 है ये दीर्घ स्वर वर्ण हो गए और जो चौथा है जो बच गया है वो उन सबसे अलग हो गया, मीन्स उत्तर हमारा वही हो जाएगा। यस में या नो में जैसे भी प्रश्न पूछे तो आपको अच्छी प्रकार से उत्तर देना है। उसके बाद में हमने चर्चा की प्लुत स्वर वर्णों की। अब इसके बाद में हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यदि वर्णों की बात की जाए, वर्ण यदि हमारे सिलेबस में है तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनने के चांसेज होते हैं वो यहीं से बनते हैं। कौन से प्रकार से? व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और इसी प्रकार से निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।